फॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मलता। देखिए अगर हम बात करें फॉर्मलता की, फॉर्मलता फॉर्मलता को इंग्लिश के अंदर फॉर्मेलिटी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी। देखिए इससे पहले हमने मोलेटिव भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मोलेटिव, मोलरता। देखिए हमने मोलरता के अंदर क्या पढ़ा था कि जो मोलरता होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरिटी। मोलरिटी, ठीक है। इस मोलरिटी के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? मोलर, मोलर मास। और मोलर मास होता है, उसका मतलब क्या होता है? अनुभार होता है। क्या होता है? अनुभार। अनुभार का मतलब होता है अणु का भार, अणु का वेट। इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर मास भी कहते हैं, मतलब आणविक द्रव्यमान भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। देखिए हमारे पास जो मोलरता होती है वो हमारे पास अनुभार के लिए होती है, यानी कि अणु के लिए होती है। यानी कि हमारे पास जो अनुभार होता है, अनुभार किसका निकालते हैं? अणु का निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या हो गया? CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या हो सकता है? जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। ऐसे हमारे पास क्या हो सकता है? और भी, जैसे HNO3। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अणुएं होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई सॉल्यूशन है और अगर सॉल्यूशन के अंदर अणु घुली हुई है, अणु घुली हुई है, तो वहां पे सांद्रता बताने के लिए मोलरिटी शब्द का उपयोग करते हैं, मोलरता शब्द का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मोलरता शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मलता है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या है? इसका उपयोग कब किया जाता है? ये देखिए हमारे पास इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास। अब जो फॉर्मूला मास होता है उसका मतलब होता है सूत्र, सूत्र द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है? सूत्र द्रव्यमान। देखिए अगर हम बात करें अनुभार, आणविक द्रव्यमान किसका निकालते हैं? अणुओं का निकालते हैं। और अगर मान लो अणु है, अगर सॉल्यूशन में घुली हुई है, तो सांद्रता बताने के लिए हम मोलरता शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मूला मास मतलब सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान का किसका होगा? सूत्र द्रव्यमान होगा आयनिक यौगिक का होगा। अनुभार तो किसका होता है? अणु का होता है। और अगर हम बात करें सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान किसका होगा? आयनिक यौगिकों का होगा। आयनिक, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का होगा। अब आयनिक कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मान लो कि हमारे पास है NaCl, और NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये किस किस में टूटेगा? Na+ में टूट जाएगा, और दूसरा किस में टूट जाएगा? Cl-, और ये अपने आयनों के अंदर क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। ऐसे अपने पास क्या है? जैसे कि कैल्शियम है अपने पास, अगर इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या बनाएगा? K+ और Cl-, यानी अपने अपने आयनों में टूटेंगे, और ये क्या बना देगा? अपने आयनों में टूटकर जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है कि आयनिक कंपाउंड को पानी में डालने पर वियोजित हो गया है, और आयनिक कंपाउंडों का हम क्या निकालते हैं? सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सूत्र द्रव्यमान। और अणुओं का हम क्या निकालते हैं? अणुओं का हम अनुभार निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर अणुएं घुली हुई है, तो वहां पर उस अणु जो घुली है उसकी सांद्रता को बताने के लिए हम मोलरता शब्द का प्रयोग करते हैं, मोलरिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मेलिटी की, फॉर्मलता, इसका उपयोग कब करते हैं? अगर सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके के हमारे आयन घुले हुए रहते हैं, तो वहां पे आयनिक विलय की सांद्रता को बताने के लिए, वहां पे सांद्रता को बताने के लिए हम फॉर्मलता शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो बात हुई कि मोलरता शब्द का मोलरता कब करेंगे, और दूसरी हमारे पास फॉर्मलता का कब करते हैं। देखिए मोलरता और दूसरी फॉर्मलता दोनों ही क्या है? सांद्रता को बताती है। और वो किसको बताती है? विलय की सांद्रता को बताती है। ये तो ऐसे विलय होंगे जो अणुएं होंगी, उनकी सांद्रता को बताने के लिए हम मोलरता शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मलता शब्द का प्रयोग है ये भी किसको बताती है? सांद्रता। लेकिन कैसे कैसे विलय होने चाहिए? आयनिक विलयों की सांद्रता को बताने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मलता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब हम इनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंट होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए अगर मोलरता की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कि यदि विलय की मोलों की संख्या में आयतन लीटर का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अपने को मोलरता प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम फॉर्मलता की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉर्मलता होती है उसको हम कैपिटल F के द्वारा डिनोट करते हैं। फॉर्मलता होती है वो होती है आयनिक विलय की, आयनिक आयनिक विलय की, आयनिक विलय का क्या है? सूत्र द्रव्यमान,
क्या होगा यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान, और वो सूत्र द्रव्यमान होगा वो किसके अंदर होगा, ग्राम में, ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। और यहाँ पे भी अपने पास क्या आएगा, आयतन लीटर में, यहाँ पे भी अपने पास क्या है, आयतन लीटर के अंदर। तो देखिए यहाँ मोलरता तो किससे संबंधित रखता है, विलेय के मोलों से, और आयतन लीटर में, जबकि फार्मलता होती है वो किससे संबंधित रखता है, यहाँ पे आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसके अंदर, आयतन लीटर के अंदर। ओके, तो देखिए इन दोनों में फॉर्मूले में डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको आपको नोट नहीं करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, तो आप इसको नोट नहीं करेंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्मूला होती है उसके हम डेरिवेशन को क्लियर करते हैं। देखिए अभी हमने ये देखा है कि जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला को हम कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट करते हैं, फॉर्मेलिटी, ओके, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या आया था, अभी हमारे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आया था, क्या, आयनिक विलेय का, आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, क्या आया था, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और यहाँ पे आयतन लीटर के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ट्रिक भी कर सकते हैं, और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। कितना समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1 देते हैं। अब देखिए अगर मान लो आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि आयनिक विलेय का जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान है वो कैसे निकालते हैं। ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, तो अगर ग्राम में सूत्र द्रव्यमान का भाग दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान मिल जाता है, ठीक है। और इस समीकरण की सहायता से हम फॉर्मूला की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आयतन का टर्म है, और आपको पता है आयतन टेम्परेचर के समानुपाती होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ आयतन आ गया, आयतन का टर्म आता है, तो जब भी आयतन का टर्म आए तो हम डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, निश्चित तापमान बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाएगा, फॉर्मूला कहलाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 लीटर विलयन आयतन में 1 लीटर विलयन के अंदर आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है। तो देखिए परिभाषा लिख देते हैं, निश्चित ताप पर किस पर, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाएगा, फॉर्मूला कहलाती है, फॉर्मूला कहलाती है, क्या कहलाएगी, फॉर्मूला कहलाती है। ओके, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर हम आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकाल ले तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसकी डेरिवेशन को कैसे निकालते हैं, देखिए क्योंकि हमें पता है कि जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता है, क्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान होगा उसको कैसे कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो हमारे पास क्या है ग्राम है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सूत्र द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ग्राम अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सूत्र द्रव्यमान, क्या आएगा, सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्राम सूत्र द्रव्यमान है ये किसका होगा, ये विलेय का होगा, किसका होगा, विलेय का होगा, ध्यान रखना ये किसका होगा, विलेय का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम को W के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, और जो सूत्र द्रव्यमान है उसको हम M के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विलेय के लिए है, विलेय का मतलब है B के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे B और यहाँ पे B लिख सकते हैं। विलेय का हमारे पास क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और यहाँ पे विलेय का यहाँ पे होगा सूत्र द्रव्यमान होगा, एम पे यहाँ पे अनुभार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं अपन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको
इसको कितना समीकरण दे देते हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा अपने पास, फॉर्मूला बराबर, इसलिए फॉर्मूला बराबर आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो ये क्या अपने पास समीकरण 2 का मान यहाँ रख देते हैं। तो कितना बनेगा अपने पास, बनेगा WB/MB और ये हमारे पास आ जाएगा आयतन लीटर के अंदर। ओके, इस वैल्यू को नीचे ले आते हैं तो क्या बनेगा कि हमारे पास WB/MB इंटू आयतन लीटर के अंदर, ये हमारे पास क्या है, लीटर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे तो लीटर में है, अगर इस समीकरण को ml में चेंज करना है, आयतन को ml में चेंज करना है, तो इस समीकरण को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो देखिए हमें चेंज कर सकते हैं इसको, क्या समीकरण बनेगा, WB/MB इंटू आयतन इन ml के अंदर इंटू 1000, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000। हमने हमारे पास जो आयतन था वो लीटर के अंदर था, हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो लीटर था वो किसमें चेंज हो चुका है, ml के अंदर चेंज हो चुका है। तो इसको एक नया समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर कितना 3, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना कि जो MB है अनुभार नहीं होगा, आणविक द्रव्यमान नहीं होगा, क्या होगा, वो ग्राम सूत्र द्रव्यमान होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जहां F बराबर F तो क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला। दूसरा WB क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। ओके, MB यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान होगा, विलेय का आयनिक विलेय का क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान, क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा, ठीक है, अनुभार नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, आगे हमारे पास आयतन है और वो भी किसके अंदर, ml, विलयन का आयतन, किसका है, विलयन का आयतन, क्या होगा, विलयन का आयतन है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला हम किसके निकालते हैं, आयनिक यौगिकों के निकालते हैं। देखिए हमारे पास जो ये समीकरण है, ऐसा ही समीकरण मोलरता में भी आया था, वहां पे भी एक ही समीकरण था, लेकिन वहां पे जो MB था वो था अनुभार, लेकिन यहाँ पे हमारे पास MB क्या है, यहाँ पे है आयनिक विलेय का सूत्र द्रव्यमान, फर्क है। मोलरता के लिए तो क्या होगा, अनुभार काम में लेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे MB क्या होगा, आयनिक विलेय का सूत्र द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होती है वो हम किसके निकालते हैं, आयनिक यौगिकों की निकालते हैं। देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो मोलरता के अंदर जो MB था वो भी वहां पे भी MB था, लेकिन फॉर्मूला में है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, MB है। देखिए मैं दिखा देता हूँ कि जो मोलरता है वो क्या होता है, WB/MB इंटू आयतन इन ml इंटू 1000। देखिए तो फॉर्मूला और मोलरता का समीकरण एक ही है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास ये MB होगा, ये क्या था, मोलरता होने पर अनुभार होगा, क्या होगा, अनुभार। लेकिन हमारे पास जब फॉर्मूला आ चुकी है, फॉर्मूला है तो वो क्या है, वो हमारे पास होगा सूत्र द्रव्यमान होगा, क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर हम बात करें अनुभार और सूत्र द्रव्यमान, उनको निकालने का तरीका एक ही होता है। देखिए किस तरीके से निकालते हैं वो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि मेरे को क्या निकालना है, एक तो H2 का निकालना है, ये तो हमारे पास कैसा है, अणु है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, NaCl है, और NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ये अणु है। तो इसका निकालते हैं, देखिए मोलिकुलर मास ऑफ H2। तो इसके लिए कैसे नहीं, दो प्रकार के इसमें एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 1 इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो फाइनली कितना है, 2 + 16 18 AMU। तो हमने क्या निकाला है, H2 अणु का यहाँ पे क्या निकाला है, मोलिकुलर मास निकाल लिया, अनुभार निकाल लिया। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड का सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालें, ठीक है। देखिए हमारे पास है सूत्र द्रव्यमान NaCl का सूत्र द्रव्यमान। अब यहाँ पे तो इसको क्या पढ़ेंगे, H2O का अनुभार पढ़ेंगे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या बोलेंगे, NaCl का सूत्र द्रव्यमान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सूत्र द्रव्यमान पढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब देखो निकालते कैसे हैं, देखिए सोडियम, इसमें सोडियम की संख्या कितनी है, 1, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ओके, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 इंटू, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 35.5। अब देखिए कितना आएगा यहाँ से, 23 प्लस 35.5, फाइनली कितना आएगा, 58.5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अणु का अनुभार निकालने का जो तरीका है वही तरीका आयनिक कंपाउंड का सूत्र द्रव्यमान निकालने का तरीका है, ठीक है। और दोनों को हम m के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अब ये विलेय होते हैं इसलिए हम इनको डिनोट करते हैं किसके द्वारा, mb के द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, देखिए केवल समझना है ये। तो देखिए हम क्या कहेंगे, जो फार्मलता होती है, यदि आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान के अंदर विलेय के आयतन लीटर का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलती है, फार्मलता मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि निश्चित ताप पर 1 लीटर विलेय में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फार्मलता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। और ग्राम सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसका जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान है वो कैसे निकालते हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और वो भी किसका, विलेय का। ग्राम के अंदर विलेय का जो दिया गया बाहर है उसके सूत्र द्रव्यमान के अंदर भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा ग्राम यानी कि W और सूत्र द्रव्यमान mg, ठीक है। तो ये विलेयता विलेय के सेंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, समीकरण में वैल्यू रख देंगे तो हमारा समीकरण ये बनेगा, WV/mg में से mg को नीचे ले आएंगे, इक्वेशन बना, ये लीटर के लिए है, ये हमारे पास किसके लिए है, लीटर के लिए है। हम चाहते हैं कि इसे ml में चाहिए तो क्या कर देंगे, समीकरण को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन किस में हो गया, यहाँ पे ml के अंदर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए इसका मैं मात्रक भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मात्रक कहाँ से आएगा, मात्रक समीकरण 1 से आएगा, ठीक है। तो मात्रक भी देख लीजिए, मात्रक अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से आएगा। फॉर्मूला बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान और आयतन किसके अंदर है, लीटर के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और बट्टे में क्या लिखेंगे, लीटर। ओके, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान इनटू लीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल क्या लिख सकते हैं, फॉर्मल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, केवल और केवल, जैसे मोलरता के अंदर कैपिटल M लिख रहे थे, मोलरता में स्मॉल m लिख रहे थे, ऐसे ही फॉर्मलता के लिए क्या लिख सकते हैं, हम कैपिटल F भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कैपिटल F भी लिख सकते हैं। इनका उपयोग कब करते हैं, जब आंशिक प्रश्न कर रहे हैं तो आंसर के साथ इनको लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, जो फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला किसके निकालते हैं, आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिकों की सांद्रता बताने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जबकि मोलरता किसके लिए, अणुओं की सांद्रता बताने के लिए हम मोलरता का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ लिख लेंगे क्या, मोलरता 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 अणुओं की, मोलरता अणुओं की सांद्रता, अणुओं की सांद्रता बताती है, सांद्रता बताती है, जबकि जबकि फॉर्मलता, जबकि जो फॉर्मलता होती है, फॉर्मेलिटी होती है, वो क्या बताती है, फॉर्मलता आयनिक यौगिकों की, आयनिक यौगिकों की सांद्रता बताती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए जो हमारे पास फॉर्मलता होती है वो, अगर मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अगर वो जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, उनकी सांद्रता को भी बताती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कि जो हमारे पास जो फॉर्मलता है, फॉर्मलता उस विलयन की सांद्रता को भी बताती है, सांद्रता को भी बताती है,
बताती है जिसमें 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 विलय का संगुणन संगुणन मतलब जुड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, संगुणन। तो जिसमें विलय का संगुणन होता है, विलय का संगुणन होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या है, CH3COOH है। ये क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाता है, देखिए CH3, यहाँ पे हमारे पास COOH, दूसरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से, तो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, देखिए इसको ऑक्सीजन आ गया तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का OH रखेंगे, ठीक है। और अगर इधर हमारे पास क्या है, OH है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर इसका एमबी निकालने लग जाए, इसका हम क्या निकालने लग जाए, एमबी। एमबी का मतलब है कि हमारे पास एसिटिक एसिड का CH3COOH का अनुभाग निकालने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक अणु का नहीं आएगा, दो अणु का आएगा। क्यों, क्योंकि दो अणु आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 गुना एसिटिक एसिड का एक का कितना आता है, एक का आता है हमारे पास 60 आता है, तो दो का कितना आएगा, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 120 का आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, अन्य अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिनके साथ हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि बेंजोइक एसिड है, ठीक है। क्या हमारे पास, बेंजोइक एसिड। अब इसका अगर हम एमबी निकालने लग गए, एमबी निकालने, तो 2 गुना उसका मोलिकुलर मास जो भी आएगा इसका हर, उसको 2 से गुना करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, उसका अनुभार होगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखते हैं फार्मलता पर क्या 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 प्रभाव पड़ता है। प्रभाव देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए, अगर हम फॉर्मूला की अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बनता है आपके पास, देखिए WB अपॉन MB इंटू आयतन इन ml इंटू 1000, ये वाला समीकरण है, ठीक है। अब देखिए आयतन वाला टर्म, इसका मतलब है आयतन और जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन और फॉर्मूला एक दूसरे के व्युत्क्रम, लेकिन जो टेम्परेचर है आयतन के समानुपाती। इसका मतलब अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, फार्मलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो आपको ताप का प्रभाव समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अतः ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर फार्मलता फार्मलता घटती है, फार्मलता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि क्योंकि ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर आयतन आयतन बढ़ आयतन बढ़ता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड, तनुता का प्रभाव। तनुता तनुता का प्रभाव देखिए, तनुता क्या है, तनुता कब बढ़ेगी, जब पानी मिलाते हैं तो तनुता बढ़ती है। तो और आपको पता है कि जो फॉर्मलता होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो फार्मलता क्या होती है, घटेगी, मतलब कंसंट्रेशन घट जाती है। तो हम बोलेंगे कि जो तनुता है वो तनुता आयतन के समानुपाती है। अगर तनुता कब बढ़ेगी, जल डालने पर, जल मिलाने पर, जल मिलाएंगे तो क्या होगा, तनुता बढ़ेगी। जल मिलाने पर देखिए, अगर मान लो कि जल मिलाएंगे तो तनुता बढ़ेगी, और तनुता बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, लेकिन फार्मलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है और विलेन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे।
कि बेंजोइक अम्ल क्या दिया गया है हमें, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम, मतलब बेंजोइक अम्ल का भार दिया गया है, ग्राम के अंदर दिया गया, इसका मतलब भार दिया गया है, ठीक है, को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया। किस में घोला गया है, बेंजीन के अंदर, और बेंजीन की कितना है, 2 लीटर है। ओके, तो बेंजीन क्या है, विलायक है, और जो बेंजोइक अम्ल है वो विलेय है। क्यों, क्योंकि बेंजोइक अम्ल को के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है, ठीक है। तो विलेय की हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि क्या दिया गया है, गिवन। सबसे पहले सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या पहचानेंगे, विलायक क्या है और विलेय क्या है। ए क्या होता है, विलायक, ओके, ए क्या होता है, विलायक, और जो बी होता है वो क्या होता है, विलेय होता है, विलेय। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके अंदर विलायक कौन है और विलेय, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया। बेंजोइक अम्ल को किस में घोला गया है, बेंजीन के अंदर घोला गया, तो बेंजीन तो क्या हो गया, बेंजीन यहाँ पे हो गया है विलायक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन विलायक होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल को घोला गया है, तो हम क्या बोलेंगे, विलेय कौन है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। आप देखिए जो बेंजोइक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, देखिए बेंजीन होती है और इसके अंदर COH समूह लगा रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु। अगर इसके मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अनुभार पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अनुभार पता करते हैं। देखिए हम बात करते हैं मोलिकुलर मास के लिए, देखिए इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6, तो हमारे पास क्या है, इस रिंग के अंदर तो 6 कार्बन है और एक कार्बन क्या है, बाहर है, तो कितने कार्बन हुए, 7 कार्बन हो गए। दूसरा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो 5 हाइड्रोजन कहाँ पे है, रिंग के ऊपर है, और एक हाइड्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 6। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास कितने टाइप के एटम है, एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए कार्बन है, कार्बन के लिए 6 12 होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 1 होता है, और नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 8 16 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, अगर हम बात करें कार्बन का, कार्बन की संख्या कितनी है, 7, इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ओके, प्लस नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, इंटू, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, प्लस नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, 2, इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 72, 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। देखिए इनको टोटल करते हैं, अगर हम इनको टोटल करते हैं तो इनका जो हमारे पास टोटल आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 122 आएगा, कितना आएगा, 122 आएगा। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बेंजोइक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अनुभार होगा उसको डबल लेंगे, कि क्या लेंगे, डबल लेंगे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, क्यों, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक बेंजोइक अम्ल द्विलक के रूप में पाया जाता है, द्विलक के रूप में पाया जाता है, द्विलक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसको 2 से क्यों गुना किया गया, क्योंकि जो बेंजोइक अम्ल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और 2 अणु आपस में जुड़ी रहती है, तो अनुभार आएगा वो 2 के लिए निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 244 AMU, ओके। अब आगे चलते हैं। देखिए बेंजोइक अम्ल हमारे पास क्या है, बेंजोइक अम्ल है विलेय, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम, मतलब उसकी मात्रा दे रखी है, बाहर दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, WB, कितना दे रखा है, 12.2 ग्राम दे रखा है, कितना देगा, 12.2। आगे देखिए घोला गया है, किसमें घोला गया है, 2 लीटर बेंजीन में घोला गया, मतलब विलेय की मात्रा दी गई है,
और अगर मान लो कि 12.2 ग्राम को अगर 2 लीटर बेंजीन में घोला जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन कितने आयतन का बनेगा? 2 लीटर का बनेगा। क्या बनेगा? 2 लीटर का। इसका मतलब है कि हमें विलेन का आयतन भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 लीटर है। तो हम क्या बोलेंगे कि विलेन का आयतन दिया गया है और वो कितना है? 2 लीटर है। अब देखिए हमें विलेन का जो आयतन होता है वो ml में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ml में चेंज करेंगे। 2 इंटू 1 लीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 1 लीटर के बराबर कितना हो जाए? 1000 ml होता है। तो हमारे पास जो आयतन आ चुका है वो ml में आ चुका है। किस में आ चुका है? ml, इन ml के अंदर, ठीक है। और हमें आयतन किस में चाहिएगा? आयतन हमें चाहिएगा ml के अंदर ही चाहिए था, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे विलेन की नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है, तो हम सेकंड स्टेप में क्या बोलेंगे? फाइंड आउट। क्या निकालना है? फाइंड आउट। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लगेगा कि जो नॉर्मलता बराबर होता है WB अपॉन MB इंटू आयतन इन ml के अंदर इंटू 1000। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए क्या क्या वैल्यू दी गई है। WB की वैल्यू हमें दी गई है, कितना है? 12.2 ग्राम है, ठीक है। MB हमने कैलकुलेट कर लिया है और वो कितना है? देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 244, ठीक है। और दूसरा आयतन ml के अंदर वो कितना है? 2000 मिल जाएगा यहाँ से, और 1000 से क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा। देखिए WB की वैल्यू कितनी तरह की है? 12.2 ग्राम, और MB कितना है? 244 इंटू आयतन कितना है? आयतन है 2000, ओके। और इंटू क्या कर देंगे? 1000 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2000 ml के अंदर। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट को हटा सकते हैं, तो क्या बनेगा? 122 बटे हुए 244 इंटू 2 इंटू पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे 10 लगा सकते हैं। अब देखेंगे ये कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा? यहाँ हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 10 बचेगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 1/40। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 0.025 नॉर्मल आ जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर। देखिए हम नॉर्मलता निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किया है। जो वैल्यू दी गई थी उनको हमने लिखा है। और जो बेंजीन अम्ल में है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसकी वजह से हमने इसको जो अनुपात निकल के आया था, एक का निकल के आया था 122, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये दो अणु आपस में जुड़े रहते हैं। 2 का अनुभाग होगा यहाँ पे, एक का 122 होता है तो 2 का कितना होगा? 244 हो जाएगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू दी गई थी उनको हमने लिखा है। फॉर्मूला हमें पता होता है कि जो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि WB अपॉन MB इंटू आयतन ml के अंदर इंटू 1000, और वैल्यू पुट अप करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखिए प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या दिया गया? प्रोपेनोइक अम्ल की 14.8 ग्राम जल में घुलकर 10 लीटर विलेन बनाते हैं, और विलेन की सांद्रता किसमें निकालें? फॉर्मलता में निकालें। देखिए प्रोपेनोइक अम्ल के 14.8 ग्राम जल में घुलकर, यहाँ पे जल तो क्या है? यहाँ पे जो जल है वो तो विलायक है, जल क्या है? विलायक है, ठीक है। और जो प्रोपेनोइक अम्ल है ये क्या है? विलेय दिया गया है। क्या दिया गया है? विलेय दिया गया है, ठीक है। तो आप विलेय का अनुभार भी निकालेंगे। अब देखो क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल है। प्रोपेनोइक अम्ल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तो होता है CH3 CH2 और COOH। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? ये देखिए CH3 CH2 C और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास कैसे आएगा? इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाएगी। ये देखो, देखिए CH2 CH3। अब देखिए यह हाइड्रोजन परमाणु है, दो अधिक विद्युत ऋण परमाणु के बीच में है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन है, दो अधिक विद्युत ऋण परमाणु ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या निकालने लगे? MB,
क्या निकालेंगे mv। तो क्या बनेगा, देखो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन अगर एक की बात करें तो कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है। कार्बन कितना है इसके अंदर, इसमें कार्बन है इसके अंदर 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 और 1 6 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जो भी इसका अनुपात निकल के आएगा एक्स वाई जेड, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या इनका उनका अनुमान निकालने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये किसके रूप में पाया जाएगा, डाइमर के रूप में, द्विविलक के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बना के देखना, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 फार्मल, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप बना लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप बना सकते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा है कि फार्मलता क्या होती है, ठीक है। तो आपको फार्मलता समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक नया ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और वो भी सांद्रता का ही रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के लिए जब भी नेक्स्ट क्लास आए उससे पहले आप एक काम कीजिए कि आप जो मोल है उससे संबंधित जितने भी वीडियो है आप उनको क्लियर कर लेंगे। और दूसरा, परमाणु क्रमांक और अनुभार निकालना अच्छे से सीख लीजिए। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर 11th क्लास के वीडियो हैं, वहाँ पे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की वीडियो है और मोल से संबंधित भी वीडियो है, उनको देख लेंगे। क्योंकि अनुभार निकालना बार बार काम में आता है, यहाँ पे भी अनुभार निकाला जाता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेंगे, अगर देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए ताकि हमें बीच बीच में दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।